खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आए दिन झगड़े हो रहे हैं, पथराव हो रहा है, तोड़फोड़ हो रही है। अगर इन सब के पीछे का कारण का पता लगाया जाए तो एक छोटी सी बात की सामने आएगा कि अगर 2 पल का सब्र रख लिया जाए, 2 पल के लिए अगर गुस्से को शांत कर लिया जाए तो ऐसा कुछ हो ही नहीं। लेकिन ये पहल करेगा कौन? आखिर क्यों हवा में जहर घुला हुआ है? यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या इस सवाल का जवाब मिल पाएगा? आज बात इसी खास मुद्दे पर। इस खास मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करें, अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराएं, उससे पहले हम आपको अहम तस्वीरें जरूर दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की 5 अहम तस्वीरों पर जरा गौर करिएगा। 2 अप्रैल 2022 करौली में नवसंवत्सर पर बाइक रैली पर पथराव हुआ था। ये जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर पर नजर डालिए। 2 और 3 मई 2022 की यह तस्वीर है जब जोधपुर में ईद के दिन यहां हिंसा और लाठीचार्ज हुआ। 3 मई को नागौर में लड़की छेड़ने की बात को लेकर यहां पथराव की स्थिति बन गई। 11 मई भीलवाड़ा में युवक की हत्या के बाद यहां पर बवाल हुआ था। और 5वीं और अंतिम तस्वीर देखिए 28 मई की, जयपुर में सरेराह युवक को किस तरह बुरी तरह पीटा गया। हम जो मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर आज हम बात करेंगे कि आखिर हवा में जहर घुला क्यों है। ये 5 अहम तस्वीरें राजस्थान की है, लेकिन सिर्फ राजस्थान तक ही ये सीमित नहीं है। हम पूरे देश की बात कर ले तो जरा दूसरे राज्यों पर भी एक नजर डालते हैं और आपको 4 अहम तस्वीरें और दिखाते हैं। ये तो हमने राजस्थान की बात की है और ये 4 तस्वीरें देखिए। 20 मार्च की पहली तस्वीर, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में भड़की थी हिंसा, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। दूसरी तस्वीर 10 अप्रैल की है, मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर यहां पथराव हुआ था, आगजनी हुई। तीसरी तस्वीर 16 अप्रैल की है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान यहां पर झड़प हुई थी। और चौथी और आखिरी तस्वीर आप देखिए 4 जून की है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद यहां पर बवाल हुआ था। ये 4 तस्वीरें हैं अलग अलग राज्यों की, यानी ये स्थिति सिर्फ किसी एक राज्य तक, एक शहर तक सीमित नहीं है। और सवाल इसलिए उठ रहा है कि आखिर क्यों हवा में जहर घुला हुआ है, आखिर क्यों ऐसी स्थिति बन रही है। तो क्यों बवाल शहर शहर है, क्यों जगह जगह कहर है, आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हवा में घुला जहर है। बेहद खास मुद्दा, और इस मुद्दे पर हम कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे, किसी नेता से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। आज हम ऐसी घटनाओं के कारण और ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर बात करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए सबसे पहले उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ साहित्यकार नंद भारद्वाज जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रिटायर्ड IAS जगरूप यादव जी भी हमारे साथ हैं। ज्योतिषाचार्य विनोद शास्त्री जी हैं। विषय विशेषज्ञ जितेंद्र सिंह शेखावत जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। मनोचिकित्सक अनीता गौतम जी हैं। सोशल मीडिया एडिटर शिशिर अवस्थी जी हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और जवाब सिर्फ हमें लेना नहीं है, इसकी तह तक पहुंचने की जरूरत है, जो बेहद अहम मुद्दा है। शुरुआत नंद भारद्वाज जी आपसे ही करते हैं। सहर्ष सम्मान, काफी वरिष्ठ हैं आप और आप बेहतर बता सकते हैं। हम राजस्थान की बात करें, यहाँ की संस्कृति की बात करें, लंबा वक्त गुजरा है, आपने इसे करीब से देखा है, इस पर बहुत चीजें लिखी हैं। उस वक्त के राजस्थान और आज के राजस्थान में आप क्या फर्क पाते हैं? सोसाइटी में, समाज में बहुत पहले से भी रहा है, मतलब मध्यकाल से लेके कहिए या उससे पहले भी। लेकिन इस टकराव की एक वजह ये मानी जाती है कि उसकी जो विविधता है उसमें कई बार इस तरह की नासमझी, इस तरह का माहौल बन जाता है जिसके कारण ये पैदा होता है। लेकिन
आज़ादी के बाद ख़ास तौर से लोकतंत्र में इस तरह की संभावना की कम गुंजाइश थी। होता तो ये चाहिए था कि ऐसे तमाम लोगों को मिलकर के और एक बेहतर माहौल बनाना चाहिए था, लेकिन जब राजनीति इसमें आती है तो उसके अपने स्वार्थ होते हैं। वे नहीं चाहते कि उनकी पक्ष के लोग कहीं दूसरी मुद्दों से प्रभावित हों, इसलिए वो उनका मनोबल बनाए रखने के लिए इस तरह के टकराव के मुद्दे उठाते हैं। और हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उनके पीछे हमें जाकर देखना चाहिए कि जो इलेक्शन का माहौल है या इस तरह के राजनीतिक उठापटक का जब माहौल बनता है तभी ये सारी घटनाएं घटित होती हैं। हालांकि राजस्थान में और स्टेट के मुकाबले कम ऐसा देखने में आया है, लेकिन जब चारों तरफ से इस तरह के माहौल हो, चारों तरफ से इस तरह की घटनाएं दिखाई दे रही हों, तो राजस्थान भी कोई इसका अपवाद नहीं रहता। यहाँ भी वही राजनीति है, वही लोग हैं, वैसे ही मुद्दे उठाए जाते हैं। ये हमने देखा है कि पिछले 4-5 सालों में चाहे स्टेट के चुनाव हों या आम लोकसभा के चुनाव हो, उन्हीं के आसपास इस तरह का माहौल बनाया जाता है। और सभी लोग कहते हैं, मीडिया भी कहता है कि ये ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आता कि इससे किसे क्या लाभ है। बिल्कुल ठीक कहा। बेशक हो सकता है कि आप एक बहुमत वाले समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं इस बहुमत वाले समुदाय से ये अपेक्षा करता हूँ कि आप क्यों इसका शिकार होते हैं। आप भी तो अपना विवेक रखते हैं, आप भी तो इस बात की तलाश कर सकते हैं कि ये सब कौन करवाता है और क्यों करवाता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा भारद्वाज जी आपने को जब तक हम ठीक से नहीं चीनेंगे, जब तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक बात। बिल्कुल ठीक आपने। जितेंद्र सिंह शेखावत जी, सर बेहद अहम है, अब इसकी तह तक जाने की कोई कोशिश नहीं करता। और हम सिर्फ ये जिस तरह से बवाल होते हैं एक समूह में, इसकी बात ही हम ना करें तो लोगों पे गुस्सा इतना हावी होता है कि पेशेंस नहीं रह गया है। कभी भी कोई किसी को सड़क पे पीट देता है, मार देता है, और इसके बाद ये स्थितियां खराब होती है, फिर बवाल होता है। वजह इसकी आप क्या मानते हैं जितेंद्र जी? मैं जब पुराना इतिहास पढ़ता हूँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले ऐसा आज जैसा वातावरण था ही नहीं। लोगों में आपसी बड़ा प्रेम था। जयपुर में मंदिर भी टूटा, मस्जिद भी टूटी। गोविंद देव जी के पास एक मस्जिद थी, उस मस्जिद को वहाँ के लोगों ने रास्ता बनाने के लिए अपने आप तोड़ा और फिर उसको साइड में बना दिया। रोजगारेश्वर मंदिर भी तोड़ा मिर्जा इस्माइल ने जी, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पर फिर उस मंदिर को वापस बनाया। ये जयपुर की एक बड़ी गंगा जमनी जो संस्कृति थी या राजस्थान की थी, ऐसा वातावरण था। और राजनेताओं में भी मैं जहाँ तक देखता हूँ ऐसा कोई भावना नहीं थी लोगों में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग हो। भैरव सिंह जी शेखावत साहब के पास में अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बैठे रहते थे, राम राम करते थे। नूर भाई थे, वो राम राम करते थे। तो हम आज ये कह सकते हैं कि ये जो वातावरण पिछले कई वर्षों से बिगड़ा है, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। ताजिया, जयपुर में ताजिया सवाई राम सिंह ने बनाया, सोने चांदी का ताजिया। जब ताजिया निकलता है तो उसको वहाँ तिरपोलिया दरवाजे के पास रख देते हैं और सब लोग, हिंदू मुसलमान सब लोग वहाँ जाते थे। ताजिए के नीचे जब गांव थे तब हमारे घर के सामने से ताजिया निकलता, हम लोग नीचे से जाते थे। ऐसा कोई वातावरण ही नहीं था पूरे दुनिया में, और आपस में लोग, बड़ा ज़बरदस्त भाईचारा था। अब इस भाईचारे को लोगों ने कैसे तोड़ा? जयपुर के अधिकांश जो अधिकारी थे आज़ादी के पहले, यहाँ के प्रधानमंत्री 3 अल्पसंख्यक थे, फयाज अली और मिर्जा इस्माइल। ऐसे ऐसे यहाँ रहे और लोगों में कभी इतिहास में हमने कभी सुनने को ही नहीं मिला कि राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति होगी, जयपुर में कोई ऐसी स्थिति होगी, करौली में ऐसी स्थिति होगी जहाँ लोगों को देखते हैं कि एक दूसरे के प्रति दुख सुख के अंदर सारे लोग समाहित थे। हमने भी हमारे जीवन में देखा, बचपन में देखा, परिवार में सारे जो हवेली में हमारे काम करने वाले लोग थे वो सारे मुसलमान थे। मनियारण चूड़ा पहनाने के लिए आती थी सारी महिलाएं,
उससे आशीर्वाद लेती थी, सुहागने वो चूड़ा पहनाती थी, गीत गाए जाते थे और लोगों में बड़ा अच्छा माहौल था। अच्छे अच्छे यहाँ के लोग थे, बागवान थे, बढ़िया। आज पतंग को ले ले अपन। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र जी, एक अहम बात आपने कही कि उस वक्त में कितनी सारी चीजें थी, भाईचारा था एक, और खासतौर से जो हिंदू मुस्लिम तहजीब की बात की जाती है उसकी बात राजस्थान के लिए बहुत अहम रही है, लेकिन उसी को किसी की नजर यहाँ पर लग चुकी। जगरूप यादव जी, बेहद अहम है सर ये, क्योंकि उस वक्त और आज राज्य वही है, वही पीढ़ियां है जो आगे बढ़ती चली जा रही है, फिर ये बदलाव सोच में क्यों आता जा रहा है? क्यों इतना ज्यादा गुस्सा लोगों के अंदर भर चुका है कि थोड़ी थोड़ी बातों में खासतौर से जाति धर्म को लेकर बहुत ज्यादा बवाल होता है? श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हालात मुल्क सूरत जहाँ और भी ख़राब, चारों तरफ ख़राब, यहाँ और भी ख़राब नज़रों में आ रहे हैं नज़ारे बहुत बुरे, होठों पे आ रही है जुबां और भी ख़राब। जब रोशनी मिली तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गुमा और भी ख़राब। सोचा था मेरे देश में महंगी है ज़िंदगी, पर ज़िंदगी का भाव यहाँ और भी ख़राब। आप देख सकते हैं कि इनके कारण ढूंढेंगे तो मैं समझता हूँ इसके एकाधिक कारण है जी। आप इसका सांस्कृतिक कारण देखिएगा, सामाजिक कारण देखिएगा, धार्मिक कारण देखिएगा, और शिक्षा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा ने जो हमारा सात्वीकरण करना चाहिए, हमारा जैसे ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको कैसे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ऐसा नहीं है। युवक है वो दिग्भ्रांत है, और जो हम पढ़ा रहे हैं उससे उनको रोजगार नहीं मिलता, और जिससे रोजगार मिलता वो संभवतः हम पढ़ा नहीं पा रहे। तो आप बेरोजगारी का दर बहुत अधिक है, इसकी वजह से युवक दिग्भ्रांत होके, और कहीं ना कहीं एक जब आपका रेशन और पैशन दो चीज होती हैं कि आदमी सोचता अमूमन दिमाग से है और भाव पक्ष उसका दिल से या दिमाग का दूसरा हिस्सा है जिसको भाव पक्ष होता है। तो आज हर आदमी भावना के उद्रेक में बहा हुआ है। उसका कारण ये किंकर्तव्य मूड है, कहीं ना कहीं सांस्कृतिक विलंबन भी है। इस देश की परंपराओं को देखेंगे तो मैं जितेंद्र जी का समर्थन करूंगा कि इस देश की सभ्यता और संस्कृति के विकास में ग्रीक, रोमन, शक, सिथियन, हूण, कुषाण, यूची, ब्राह्मी, ईरानी, तुरानी, सासानी, अरब, मुगल, अफगान और डच, इंग्लिश, फ्रेंच, इनका सभी का किंचित मात्र कमोबेश योगदान रहा है। अब ऐसे में कहीं पर भी जब मतांध हो जाता आदमी, जैसा कि आपने उन्वान रखा इसका डिबेट का कि हवाओं में जहर घुला हुआ है, मैं ये कहना चाहूंगा हवाओं में तो सनसनी सी घुली हुई है और पानी में जहर मिला हुआ है, धरती में बारूद बिछी हुई है, तो भभका तो उठना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं जब आप अंध हो जाते हो, किसी मतांध हो जाते हो, कोई मतांध का चाहे फिक्टिशियस जो पहचान है हमारी, जैसे मैं समझता हूं कि धर्म की पहचान है, जातीयता की पहचान है, ये रियल पहचान नहीं। रियल मुद्दे यह है कि हमारे रोटी और रोजगार के, मनुष्य के सुख दुख और संघर्षों की जो कहानियां, जो चीजें निरूपित करती हैं, उनके ऊपर मैं समझता हूं कि हमारी आर्थिक कारकों का और हमारे जैसे नीतिगत कारकों का उतना ध्यान नहीं है। इसकी वजह से मैं समझता हूं कि काफी लोग इसमें दिग्भ्रांत हैं और कोई काम नहीं होने की वजह से ठाले बैठे छोटे छोटे मुद्दे जो मैं समझता हूं कि दिमाग से सोचने के बजाय दिल से सोच रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं हैं। कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। आप अगर धर्म की परिभाषा हम दें और देखें तो गौर से देखें तो धर्म वो होता है, मानवता ही एक धर्म है और मनुष्य ही मैं समझता हूँ एक जाति है। पर इससे इतर जब हम छोटे छोटे सेक्टोरियन सांप्रदायिक अप्रोच को अपनाते हैं तो अमूमन धार्मिक इश्यूज को लेके आपस में मतांतर होता है और आपस में मतावलंबी एक मतांध होके एक दूसरे की बात को कहीं ना कहीं काटते हैं, रोकते हैं या प्रतिरोध पैदा करते हैं, तो इसके समाज में संघर्षण पैदा होता है। जगरूप जी, और यही वजह कि आखिर क्यों लोगों का दिमाग ऐसा हो गया, क्यों माइंडसेट ऐसा बन चुका है कि इतने ज्यादा उद्वेलित हो जाते हैं? आर्थिक कारक भी है, आर्थिक कारक भी है श्वेता जी। कि आप देखिए कि आज समाज में हमारी जैसे इकोनॉमी की जो गति है, अगर आप देखेंगे तो ये के शेप है। अभी जैसे सभी अखबारों में, मीडिया पे ये प्रचारित है, यानी के शेप का अर्थ है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूंजी का जो फ्लो है, जो डाउन द लाइन है, तो लोगों के पास रोजगार नहीं है, रोजगार के साथ उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, और मीडिया की वजह से और आज आधुनिक संचार के माध्यमों की वजह से बिल्कुल सब लोगों की इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ी हैं। बिल्कुल, ये भी एक रीजन है। शिशिर अवस्थी जी भी हमारे साथ हैं। शिशिर जी, एक बात जरूर समझना चाहेंगे, क्योंकि अफवाहों की बात की जाती है, कहीं पर छोटी सी घटना होती है, सबसे पहले इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक बड़ा माध्यम माना जाता है इसे कि इसी के जरिए ही यहाँ पर उन्माद और ज्यादा हो सकता है, फैल सकता है, उबाल आ सकता है। समझना ये चाहेंगे कि कौन सा वो एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा इस
सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है? श्वेता जी, पहली बात तो ये जो सांप्रदायिक हिंसा या हिंसा की बात अभी अपन ने की, तो हिंसा जो आपको दिख जाती है 50 से 60 के करीब में मामले इन 10 सालों में आए हैं, लेकिन असल में इस तरीके के कई मामले रोजाना सोशल मीडिया पर जारी हैं। लोग उस पर कमेंट करते हैं, उस पर बात होती है, विरोध होता है, उसके बाद गुस्सा आता है, लोग उस पर रिप्लाई करते हैं। तो ये तो बात हो गई कि किस तरीके की हिंसा के मामले बढ़े, उसके साथ और भी कितने बढ़ेंगे इसका अंदाजा नहीं है। सबसे पहले मैं इस आंकड़ों पे चला जाता हूं कि डिजिटल या सोशल मीडिया पर पहले का यूजर और यूसेज कितना था और अभी का यूजर और यूसेज कितना है। 2014 की बात की जाए तो 12% यूजर केवल इंटरनेट चलाता था और वो 9% लोग थे जो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, यानी कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्ला ब्ला, जो भी आज के दौर में शामिल हैं। उसके बाद 2019 या 18, 19, 20, 21 की बात करें, बीच में कोविड पीरियड आया, उसके बाद ये संख्या अचानक 80% बढ़ गई, 80%, यानी कि जो संख्या मात्र 9% या 10% थी वो 80% बढ़ गई। इससे साफ तौर पर यह हुआ कि यूजेस तो बढ़ा ही इंटरनेट का, साथ के साथ उसके साथ बढ़ा यूजर। अभी एक कंपनी ऑफकॉम है जिसने यूके में एक सर्वे किया, उस सर्वे के अनुसार इसमें अच्छा एक एज ग्रुप एक शामिल नहीं है। 3 साल की बच्ची हो या बच्चा हो और चाहे 45 साल का आदमी हो, सबसे ज्यादा एक्टिव है इन मामलों में। और अधिकतर होता क्या है, जो सर्वे के अनुसार रिपोर्ट आई है उसमें सर्वे में ये बताया गया है कि 3 वर्ष के बच्चे 25% यूके में यूजर हैं सोशल मीडिया के, उनका कहीं ना कहीं अकाउंट है, जबकि इसकी आयु सीमा जो तय कर रखी है वो 13 वर्ष है, लेकिन फिर भी किसी ना किसी बहाने से या किसी और की मेल आईडी यूज करके वो अपना एक्टिव यूजर के तौर पर काम कर रहे हैं। ये 3 साल के बच्चे 25% हैं, वहीं अगर 10 साल के बच्चों की बात की जाए वो 50% से अधिक हैं, और टोटल ओवरऑल माना जाए तो 13 साल के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 80% से अधिक है। और एक एज ग्रुप 15 साल से 20 साल, 20 साल से 30 साल, 30 साल से 45 साल, 45 साल के 65 साल, ये एज ग्रुप में डिवाइडेड है। और सबसे ज्यादा जो यूजर है और यूसेज है वो 13 साल से जाकर 45 ईयर्स का है, और अधिकतर ये युवा माने जाते हैं देश तो क्या के अंदर। ये इतनी चीजें जो शेयर होती है सोशल मीडिया पे, डिजिटल पे, इसका कितना असर लोगों के दिमाग में हो रहा है? क्योंकि अभी की स्थिति, और इसलिए हम पहले के दौर और अब के दौर की बात कर रहे हैं, कितना % आप मानते हैं कि डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया का असर लोगों पर है जो इस तरह की चीजें होती हैं? पहले मैंने आंकड़ों की बात करी, मैंने बताया कि इंटरनेट का यूजेस बढ़ा, उससे अब इंपैक्ट क्या है, हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा कैसे भड़कती है, ये मैं आपको बताता हूं। अभी इन दिनों सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई, हत्या से पहले बहुत, अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, अगर आप इंस्टा यूजर हैं, अब टिकटॉक यहाँ बंद हो चुका, बैन हो चुका है, अन्य देशों में जारी है, अगर आप देखेंगे तो सबसे सर्वाधिक पोस्ट तीसरी चौथी आप स्वाइप अप करते हैं तो आपको सिद्धू मूसेवाला की बनती है। कोई कुछ भी कर रहा है, कोई गन दिखा रहा है, कोई धमकी दे रहा है कि मैं सिद्धू मूसेवाला का बदला लूंगा। तो ये सब क्या है, अभी का जो युवा है या कहें इंटरनेट या सोशल मीडिया यूजर हो, चाहे वो 3 साल का हो और चाहे वो 45 साल का हो, वो यूजर एक काल्पनिक दुनिया, एक आभासी दुनिया में, जैसा कि ये सर का शब्द है आभासी दुनिया में, हमारे शब्दों में काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। अगर वो एक रील डालता है, गन के साथ शूटिंग करते स्लो मोशन में दिखाई देता है और वो डाल देता है, तो वो फिर वो उसी कल्पना में जीता चला जाता है। उसको लगता है ये दुनिया जो मैंने डाली है, जो मैंने ये पोस्ट की है, इसी हिसाब से मेरी दुनिया, मेरा जो बर्ताव होना चाहिए वो वही होना चाहिए। है जो दिमाग पर भी असर करती है। सुधांशु माथुर जी, एक वो इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, जो इन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही। तकनीक एक ऐसी चीज है, अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं, जानते हैं, तो वो आपके लिए सर्वेंट का काम करती है, अदरवाइज आपको तकनीक यूज करती है। बिल्कुल, तो हो ये रहा है कि यहाँ तकनीक का जो इस्तेमाल हो रहा है भारतवर्ष में, वो ऐसा हो रहा है कि हमारा जब तक मानसिक क्षितिज इस बात का अंतराल नहीं माप सके, सच क्या है, झूठ क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, मिथ्या क्या है और आभासी क्या है, तो मैं समझता हूँ उसमें तकनीक ऐड करती है। जैसा प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जैसा आता है, उसको बिना आप एनालाइज करें अगर स्वीकार कर लेते हैं तो ये फिर भावनात्मक उद्रेक के रूप में परिणत होता है। इससे मैं समझता हूँ बहुत अशांति समाज में फैलती है। बिल्कुल, और ये हानिकारक भी। सुधांशु माथुर जी, पहले और अब की भी हम बात कर रहे हैं, राजस्थान की बात करें, पूरे देश भर में ऐसी स्थिति, तस्वीरें भी हमने दिखाई। एक दौर वो भी था जब अलग अलग धर्म में आज हम लड़ते हैं आपसे आमने सामने होकर। एक वक्त वो भी था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि त्योहार सब एक साथ मनाते थे। तो कहाँ गए वो और उसकी वजह क्या है? क्या कोविड काल भी इसका भी इम्पैक्ट इसे माने, साइड इफेक्ट माने? आज अगर कुछ 2-3 सालों की ही बात कर ले तो ये होता था कि इसमें कोई दोहराए नहीं है कि पिछला जो 3 साल का जो एक कालखंड गुजरा, उसने आदमी को न सिर्फ
एक सीमित दायरे में कैद रहने पर मजबूर किया, बल्कि उसकी सोच को भी कुंद किया। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी एक 10 बाई 10 के कमरे में होता है, 20 बाई 20 के कमरे में है, तो उसकी सोच भी उसी दायरे में सीमित हो जाती है। आपके पास करने को कोई काम नहीं था, आपके पास जो है वो कोई बात करने के लिए आदमी नहीं था। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि सप्ताह में हम एक रविवार को सब घर वाले इकट्ठे होते हैं और अच्छे से पूरा दिन गुजारते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यही 365 दिन होगा तो हम सब एक दूसरे से ऊब जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको दुनिया चाहिए। आप एक विचारशील व्यक्ति हैं, आप विचारशील जीव हैं, आप में सोचने की क्षमता है, समझने की क्षमता है। लेकिन जब ये चीज़ें या तो अति हो जाए और या फिर कुंद हो जाए, तब कहीं ना कहीं जाके जो है बदलाव आता है, मानव में बदलाव आता है, सोच में बदलाव आता है, और वो बदलाव सीधा सीधा जो प्रभाव डालता है सोसाइटी पे, समाज पे डालता है। अब आप देखिए 3 साल में क्या हुआ। हमने बहुत सारी जो है रिपोर्ट्स पढ़ी है। डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ा, आदमी जो है थोड़ा सा लिथार्जियस हो गया, ठीक है, उसका जो शारीरिक उसकी जो क्षमताएं थी वो कम हुई। क्यों? क्योंकि आपको लेबर करने के लिए जगह ही नहीं मिली। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जैसे जगरूप जी को हम ले लें उदाहरण, सुबह जल्दी निकलते हैं, व्यायाम करते हैं, दौड़ते हैं, और भी लाखों करोड़ों लोग सब करते हैं। लेकिन जब आपको बांध दिया गया कि नहीं आप घर से नहीं निकलेंगे, कहा गया था कि 21 दिन में सब चीज़ ठीक हो जाएगी, वो पूरा 1 साल खींच गया, फिर दूसरा साल खींचा। इसका असर दिमाग पे लोगों के पड़ा है। दिमाग पे तो आएगा श्वेता, जब दिमाग पे असर आएगा तो वो उसका सीधा सीधा प्रभाव सोसाइटी पे आता है। हम सोसाइटी में ही रह रहे हैं, हम सामाजिक प्राणी है ना। इंसान क्या है? सामाजिक प्राणी है। और समाज किससे बना? इंसानों से बना है। जब इंसान के विचार में विकृति आएगी तब समाज में विकृति आएगी। आज मैं इस जयपुर का ही पला बड़ा हुआ हूँ, इस जयपुर का ही पैदा हुआ हूँ। मैंने वो भी जयपुर देखा है कि जब भीड़ भाड़ नहीं थी, मैं खुद एक प्लेयर रहा, तो मैं अपने दोस्तों के जाता था, खूब मेरे मुस्लिम दोस्त थे, हम 3-3 4-4 दिन उत्सव मनाते थे। जब ईद होती थी, जब दिवाली होती तो वो सब मेरे घर में उत्सव मनाते थे। कभी किसी ने ये नहीं सोचा था कि इतनी सामाजिक समरसता बिगड़ जाएगी, इतना एक दूसरे के खिलाफ आदमी हो जाएगा। मैं 17 साल बाद करीब करीब जयपुर लौटा हूँ। 17 साल पहले जब जयपुर से गया था तब भी जयपुर ठीक था भाई, क्योंकि जयपुर के अंदर एक किसी बुजुर्ग आदमी ने मेरे से कहा कि जयपुर का माहौल इसलिए बिगड़ा या राजस्थान का माहौल ज्यादा इसलिए बिगड़ा कि अब ब्रॉड गेज आ गई। पहले मीटर गेज थी तो आने जाने के अंदर समय लगता था, ब्रॉड गेज में आदमी आता है, क्राइम करता है, निकल जाता है। लेकिन ये एक उनकी सोच थी। लेकिन हमने देखा कि जैसे जैसे विकास हुआ, देखिए जब विकास होता है तो विकास के सकारात्मक भी पक्ष है तो नकारात्मक भी पक्ष है, क्योंकि अगर विकास में अति होगी तो उसका नेगेटिव इफेक्ट जरूर आएगा। बिल्कुल, और इसलिए वो नजर भी आता है। हमारे साथ विनोद शास्त्री जी भी है। विनोद शास्त्री जी ज्योतिषाचार्य हैं आप, और उस लिहाज से अगर हम बात करें, ये जो बदलाव हो रहा है, जो लोगों की मनोवृत्ति बदल रही है, वो भी बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रही है, इसकी वजह क्या आप मानते हैं? क्यों ऐसा हो रहा है और इसे कैसे सुधारा जाए? अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, हमारी जो अभी यादव साहब ने बताया था शिक्षा का बहुत बड़ा असर होता है। आजकल शिक्षा का अर्थ रोजगार से जोड़ दिया गया है, जबकि शिक्षा का रोजगार से कोई संबंध नहीं है। शिक्षा तो ज्ञान के लिए है, क्योंकि हमारे दो शरीर होते हैं। एक शरीर तो ये भौतिक शरीर होता है और एक आध्यात्मिक शरीर होता है। आध्यात्मिक शरीर का संबंध है को मन से है, जिसमें अभी डॉक्टर गौतम ज़्यादा बताएंगे कि हमारे मन का कैसे हम उसको विकसित करें, मानसिक दृष्टि से कैसे हो। जो धर्म है, धर्म के संदर्भ में कहा धारणा धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयते प्रजा, कि हमें जीवन में कैसे आचरण करना चाहिए, कि बालक को कैसे आचरण करना चाहिए, युवा को कैसे आचरण करना चाहिए, वृद्ध को कैसे आचरण करना चाहिए, रिश्तेदारी में अलग अलग रिश्तों में कैसे कैसे किसके क्या क्या धर्म है, मित्र के क्या धर्म है, शिक्षक के क्या धर्म है, विद्यार्थी के क्या धर्म है, पड़ोसी के क्या धर्म है। ये धर्म हमें शिक्षा में पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। और यही कारण है कि जब बालक को बचपन से ही उसको ये पढ़ाया ही नहीं जाता, धर्म का मतलब पहनावा पढ़ाया जाता है कि ये पहनो तो ये हिंदू, ये पहनो तो मुस्लिम, ये पहनो तो ईसाई, जबकि ये क्षेत्रीयता के कारण है। जैसे भारत में
भारतीय संस्कृति है कि यहाँ पंडित लोग होते हैं, तो ये गर्म उष्ण शीतोष्ण प्रदेश है, तो यहाँ पर धोती कुर्ता पहनते हैं, 3 समय हम संध्या करते हैं क्योंकि यहाँ गर्मी पड़ती है। लेकिन जब चर्च में है तो चूंकि वो रोम में और उधर हुआ तो वहाँ सर्दी, वहाँ कोट पैंट और जूते पहन करके भी अलाउ है वहाँ पर, क्योंकि वो वहाँ पर उस क्षेत्र में हुआ। मुस्लिम धर्म गल्फ में हुआ, जहाँ आंधी चलती थी, तूफान चलती थी, तो उनको कपड़े ऐसे पहनने पड़ते थे, तवा उनको उल्टा रखना पड़ता था क्योंकि मिट्टी भर जाती थी, इसलिए उल्टा तवा रख करके करते थे। पानी की शॉर्टेज थी, इसलिए हाथ को इस तरह से बर्तनों में धोना पड़ता था। तो उस परंपरा को वो वहाँ के लिए उचित था। ये जो हमारे बाह्य व्यवहार है उसको आंतरिक व्यवहार के साथ जो है वो शिक्षा का सबसे बड़ा दोष है। और शिक्षा में परिवर्तन तो करते गए, लेकिन ये ऐसी स्थिति हुई जैसे दलदल से निकलने के लिए कोई प्रयास करता है और दलदल में चला जाता है, वैसे ही शिक्षा नीति का सर्वनाश ही होता चला गया। भारतीय शिक्षा नीति जो गुरुकुल प्रणाली की थी, खासतौर से प्रणाली कोई सी भी हो, आत्मिक जब तक आध्यात्मिक शरीर का उद्धार नहीं होगा, जब तक मन को पवित्रता और व्यक्ति को ये बोध नहीं होगा कि मैं क्यों आया हूं इस धरती पर, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा कर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है, मैं जीवन जी क्यों रहा हूं, ये यदि हो और ये सबको पता हो, तो आज के जो युवा वर्ग हैं, जो जिस तरह की स्थितियां पैदा हो रही है, जिस तरह के विश्व मन में घुल रहे हैं या घुले जा रहे हैं, उन सब से मुक्ति मिल सकती है। और सौहार्द का बहुत बड़ा भारत सबसे बड़ा केंद्र रहा है, इसीलिए जगत गुरु था। और ये अब आज वापस जरूरी है, क्योंकि हम भी अंधी दौड़ में दौड़ रहे हैं बाहर, और कहाँ जा रहे हैं कोई उद्देश्य पता, निरुद्देश्य दौड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक शरीर की उन्नति के लिए शिक्षा में परिवर्तन जरूरी है। और बालकों को परिवार में भी, शिक्षा केवल स्कूलों में ही नहीं होती है, वो परिवार में भी होती है। आजकल माता पिता का बच्चा पैदा होते ही उसको इतना स्ट्रेस डाल देते हैं कि वो स्कूल में, इस स्कूल में भर्ती होना है, तुम्हें पीएमटी देनी है, तुम्हें इंजीनियरिंग देनी है। ये सारी की सारी तनाव जब बच्चे पर आते हैं तो उसका शारीरिक शरीर, जो भौतिक शरीर भी नाश हो जाता है और आध्यात्मिक शरीर। विनोद शास्त्री जी, और घर से भी शिक्षा देनी चाहिए और घर के लोगों को भी समझना होगा। और बड़ी बात यह है कि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अपने को ठहर कर, खुद को वक्त देकर खुद को समझना जरूरी है, अपने दिमाग को शांत करना जरूरी है। अनिता गौतम जी बेहतर बता सकेंगे, मनोचिकित्सक। अनिता जी, आखिर मनस्थिति ऐसी बनती क्यों जा रही है, क्यों बन जाती है कि पेशेंस नहीं रह गया, लोगों को धैर्य नहीं रह गया है, बस मारो काटो और जरा सा भी कोई सोचता नहीं है, कोई किसी को भी मार देता है। इंसान तो ऐसा नहीं था पहले। देखिए, इंसान शुरू से ही भावनाओं का पुतला रहा है, उसके अंदर सारी भावनाएं, उसके अंदर दया है, प्रेम है, घृणा है, गुस्सा है, क्रोध है, ये सब उसके अंदर है। एक्चुअली ह्यूमन इज अ मेड ऑफ इमोशंस। पर ये इमोशंस क्यों, आजकल इंसान ऐसा क्या हो गया है कि वो अपने कोई भी इमोशन हो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। जो भी चीज़ उसे चाहिए वो अभी के अभी हो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, चाहे तो इंस्टेंट लव ग्रेटिफिकेशन हो, चाहे इंस्टेंट उसका गुस्से का ग्रेटिफिकेशन हो, इंस्टेंट क्रोध का ग्रेटिफिकेशन हो, उसको अभी के अभी चाहिए। इसका कारण, बहुत सारे कारण है, जैसे कि अभी हम सबने डिस्कस किया कि क्या क्या कारण है। सबसे पहला कारण कि जो उसका गुस्सा है, होता क्या है कि हम लोग अपनी फैमिली में बड़े होते हैं, जब हमारी फैमिली के अंदर जो वैल्यूज सिखाए जाते हैं वो हमको बच्चों के अंदर वैसे ही आते हैं, संस्कार जिसको बोलते हैं। अगर हम घर में बातें करेंगे कि अमुक समुदाय है वो हमारे खिलाफ है, बच्चा वही सुन रहा है, हमें उस समुदाय के लोगों से बात नहीं करनी है, वो हमारा बुरा चाहते हैं, वो हमको बर्बाद कर देंगे, हमको मार देंगे, हमको आगे जीने नहीं दे, यही बच्चा सुनकर बड़ा हो रहा है। वही चीज़ उसके अंदर डीपली रूटेड हो जाती है कि इस समुदाय से मुझे बात नहीं करनी है, इस समुदाय के लोग खराब है, मुझे इनसे अलग रहना है। वो अलग हो गया। फिर उसके बाद दूसरा आता है कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जिसके अंदर जो अफवाह है वो 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, मैं समझ नहीं सकती कि कितना जल्दी ये लोगों के मन को भटका सकती है। अफवाह कितनी जल्दी फैलती है, क्योंकि इसका कोई कहाँ से आया है कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ से ये आपके पास मैसेज कैसे होते हैं कि अगर आपने अभी कदम नहीं उठाया तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा, अगर आपने अभी ये चीज नहीं करी तो आपकी बहू बेटियों के ऊपर आ जाएगी, अगर आपने उस समुदाय को या फिर उस पर्टिकुलर कास्ट को
आपने अपोज नहीं किया तो आपके ऊपर आ जाएगी। ह्यूमन क्या होता है कि हम अपनी इंटीग्रिटी के लिए लड़ते हैं, कि हम अपनी पहचान के लिए लड़ते हैं, चाहे कोई भी हो। अगर उसको ये लगता है कि ये मेरी पहचान पे अटैक हो रहा है, या फिर मेरे घर पर अटैक हो रहा है, या फिर मेरे पर्टिकुलर समुदाय पर अटैक हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसका गुस्सा उस पर्टिकुलर, मैं उस लड़ाई में हूं नहीं, मैं उससे कहीं पे भी कनेक्टेड नहीं हूं, पर कहीं ना कहीं जब ये चीजें आती है तो उसको लगता है नहीं मुझे भी इन्वॉल्व होना। बिल्कुल, इन चीजों का और छोर होता नहीं है अनीता जी। हम एग्रेशन बहुत जल्दी गुस्सा होना एकदम से इंस्टेंट, बाकी इमोशंस कहीं पीछे रह गए हैं, एग्रेशन है वो बहुत आगे बढ़ गया और इसलिए ये इम्पैक्ट है, साइड इफेक्ट इसका नजर आता है। बिल्कुल, क्योंकि हवा में जहर तो घुला है, लेकिन इसे कैसे रोका जाए, कैसे इस पर सुधार किया जाए, इस पर भी बात करना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर हवा में जहर क्यों घुला है, क्यों ऐसी मानसिकता होगी, इसकी वजह क्या है। लेकिन अब जरूरत यह भी है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसे रोका कैसे जाए, क्या किया जाए और कैसे सबका सहयोग हो। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और एक बार फिर से रुक करना चाहूंगे और आप सबसे एक ही बात है जो जरूर, क्योंकि आप सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं, समझना यही चाहेंगे कि जो चीजें हो रही हैं उसे बदला कैसे जाए। एक दिन में नहीं हो सकता है, एक महीने में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर धीरे धीरे कोशिश की जाए तो हो सकता है इस माहौल को सब मिलकर बदल सके। नंद भारद्वाज जी, क्या किया जाना चाहिए सर आपकी नजर में? देखिए, ये जो माहौल बना है इसके पीछे राजनीतिक कारण ज़्यादा है जी। समाज में जो विविधता है वो कभी उसकी कमजोरी नहीं रही, वो उसकी खूबी ही रही है। लेकिन इसका दुरुपयोग अगर किया जाए तो ये खूबी हमारे गले की फांसी बन जाती है। इसलिए हर एक व्यक्ति को, खासतौर से इस देश के हर नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि वो देश के साथ किस तरह का रिश्ता बना रहा है और अगर कोई उसके माहौल को खराब कर रहा है तो उसे किस तरह से समझाने की ज़रूरत है। राजनीतिक दृष्टि से जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं उन्हें समझाने की जिम्मेदारी भी लोकतंत्र में लोक की आती है। इसलिए आज़ादी के बाद जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया का विकास होना चाहिए था और इस देश के हर नागरिक को लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति सचेत किया जाना चाहिए था, वो क्रम हुआ नहीं है, बल्कि लोगों को निरक्षर रखा गया, जानबूझकर उन्हें उस तरह की जागरूकता से दूर रखा गया है। अब ये जिम्मेदारी खुद लोगों पर है, शिक्षित समुदाय पर है और ख़ास तौर से एक बीच का तबका है जिसे आप प्रशासन कहते हैं, जिसके ऊपर सारी व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। वो अपने धर्म को समझे, वो अपनी जिम्मेदारी को समझे। होता यह है कि राजनीति उसका भी इस्तेमाल करती है। जो हमारे प्रशासक हैं वो क्यों उनके प्रभाव में आते हैं, क्यों नहीं वे अपने नीति को और अपने नियमों पर कायम रहते। पुलिस है, पुलिस को अपना कर्म करना चाहिए। जो प्रशासक है उन्हें जो संवैधानिक मान्यताएं हैं, संवैधानिक मर्यादाएं, उनका पालन करना चाहिए। न्यायपालिका भरसक कोशिश करती है कि चीज़ें ठीक रहें, लेकिन राजनीतिक माहौल जिस तरह से बिगाड़ा गया है, मैं किसी को एक दल को दोषी नहीं मानता। ये बहुत सारे दलों का मिलजुल करके इस तरह का माहौल बनाया गया है, यही इसकी जिम्मेदारी है और इन्हीं को ठीक करना इस देश के नागरिकों का कर्तव्य है। वे समझ करके, वे संगठित होकर के आगे आए, उन्हें ठीक रखें और ऐसा जो भी माहौल बनाता है उसे खारिज कर दें। बिल्कुल बिल्कुल नंद जी, बेहद अहम बात की आपने कि इसी से थोड़ा हद तक तो सुधार किया। जितेंद्र सिंह शेखावत जी, राजनीतिक तौर पर सर का कहना है कि माहौल ऐसे बिगड़ा और उसको सुधारने की जरूरत है, आपकी नजर में क्या, कैसे सुधार हो? सांस्कृतिक और सामाजिक समभाव जो पहले बना हुआ था, संस्कृति में नृत्य संगीत से जुड़े लोग, तरह तरह के जो लोग आपस में नाटकों से, फिल्मों से जुड़े हुए थे। समाज में एक नई एकता बनी हुई थी, सारे धर्म एक हैं, ये नारा दिया जाता था। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में भी ये भावना नहीं थी, वहाँ भी हिंदू मुसलमान सारे समाज के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। लेकिन ये जहर कैसे घुला, जैसे अभी
जगरूप सिंह जी ने भी बताया कि अब क्या है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है मेरे हिसाब से वो जिम्मेदारी है गुरुओं की जी। और वो शिक्षकों की जिम्मेदारी है। आज की तारीख में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी धर्मों के गुरु हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो देश में आपस में सद्भाव का माहौल कायम करें। विशेष रूप से जो जिम्मेदारी आ रही है वो है धर्म गुरुओं की। तो चाहे किसी भी धर्म का गुरु हो, वो बात को अलग तरीके से कह करके और अपना हित साधने में लगे हैं या समाज में इस तरह की वो विकृति पैदा कर रहे हैं। अब आप देखिए, जहाँ कहीं बात करते हैं, बैठते हैं, वहाँ यही बात होती है कि ये क्या होगा, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि मार देंगे। एक डर लोगों के अंदर, एक ऐसा डर पैदा हो गया, बिना मतलब का डर, और खास तौर से बच्चों में डर पैदा हो गया, बूढ़ों में डर पैदा हो गया। वो पार्क में जाते हैं, जब यही बात करते हैं कि होगा क्या आखिर में, ये जहर किसने घोल दिया पूरे हिंदुस्तान में। ये लोगों के अंदर इतना प्रेम था हमारे घर में। और फिर वो उदाहरण भी देते हैं लोग, जब बात करते हैं वो कहते हैं कि देखो कितना हमारा स्नेह था, वो हम काका बाबा और सारे धर्मों का खाना पीना, ईद दिवाली सारी सब एक साथ जब हम मिल करके और करते थे, कितनी खुशी होती थी। लेकिन आज जो एकदम से एक परिवर्तन सा दिखाई दे रहा है पूरे देश भर में कि हो गया क्या, ऐसा जहर क्या घुल गया। बिल्कुल जितेंद्र जी, और ये हर किसी के जहन में सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब, इसका सल्यूशन कोई नहीं निकालता और उस पर कोई बातचीत नहीं हो पाती। ये भी एक वजह नजर आती है, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। कि रिएक्शन जरूर हम बाकी गेस्ट से भी चाहेंगे। शिशिर जी, क्या कुछ किया जा सकता है जिस तरह से डिजिटल मीडिया का भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट नजर आता है? सबसे श्वेता जी, सबसे अहम जो है वो है जागरूकता। जागरूकता इसलिए अगर मैं बात करूं कि शिक्षण संस्थान में सुधार की आवश्यकता है या पेरेंट्स जो माता पिता हैं उनमें सुधार की आवश्यकता है, तो ये नगण्य बातें होंगी। क्यों? जागरूकता हमें और आपको सभी को करनी है, क्योंकि परिवार में सबसे जो मुखिया होता है एक लड़के बेटे का या बेटी का, वो उसके पेरेंट्स होते हैं। आजकल इस सोशल मीडिया डिजिटल पर वो सभी एक्टिव हैं, तो उनको समझाने से पहले सभी को समझना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा और उनके बच्चों को भी समझना पड़ेगा, साथ के साथ शिक्षण संस्थानों को भी समझना पड़ेगा। अभी चंद दिनों पहले की घटना है, एक व्यक्ति का, एक महानुभाव का मेरे पास फ़ोन आता है, बोलते मेरे बेटी वो डांस कर रही है और उसने उस स्कूल की यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला है, यार उस पर लाइक बढ़वाने। मैं डिजिटल से जुड़ा हूं, अधिकतर ये बातें होती हैं कि लाइक करवा दो या किसी को इन्फ्लुएंसर के तौर पर देकर किसी से लाइक हो जाए। तो ये मानसिकता हमें शिक्षण संस्थानों को देनी होगी कि हमें ये समझाना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के लिए आपको जागरूक रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया का उपयोग कितना होना चाहिए, कितने हद तक होना चाहिए, ये आपको अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो अपने स्टूडेंटों को, और आप अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को ये समझाना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का यूज कम से कम करें। इसके एग्जाम्पल सबसे बड़े, ये एक व्यक्ति का जो सर्वे अभी आया, भारत के अंदर एक सर्वे हुआ जिसके अंदर ये पाया गया कि एक यूजर जो है वो अपना फोन कितने घंटे चलाता है। तो ये जो एवरेज आया है वो 5 से 7 घंटे यूजर अपना फोन चला रहा है। आप अगर यूजर हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो हर फोन में अवेलेबल है, तो आपका किसी का 4 निकलेगा, किसी का 5, 4 से कम किसी का नहीं होगा। 4, 5, 7 घंटे का यूजर एक्सपेंसेस हो रहा है किस पर? आपका टाइम स्पेंड टाइम हो रहा है किस पर? सोशल मीडिया पर या आपके फोन पर। आप व्हाट्सएप चलाते हो, कॉल करते हो, जो भी हो। तो आपको समझना यह पड़ेगा कि कोविड काल के दौरान मोबाइल एक जरूरत थी जिसके माध्यम से हम जुड़ते, लेकिन अभी हमें उससे दूर रहना पड़ेगा। अगर हम इससे जल्द दूर नहीं गए तो आने वाले समय में, मैं पहले भी कहा कि हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा हुई, ये मामले बहुत कम है, 50-60 बहुत कम है, इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रोजाना ऐसी हिंसाएं सोशल मीडिया के पोस्ट के द्वारा की जा रही हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। विनोद शास्त्री जी, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, सर एक कमेंट जरूर चाहेंगे। देखिए, अब ये जैसा पहले मैंने कहा था, पर अभी भी जो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये अन्न जो हम जिस तरह का हमारा खान पान और व्यवहार है वो ऐसा बदल गया है जिसके कारण सारी स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। क्योंकि अन्न में 4 चीज़ें होती हैं, दधि, घृत, मधु और अमृत। ये 4 चीज़ एक पृथ्वी से आती है, एक अंतरिक्ष से आती है, एक सूर्य लोक से आती है और एक परमेष्टि लोक से आती है। इन चारों में जो एक भरणी नक्षत्र में एक योग होता है वो होता है अंतरिक्ष से जो योग आता है, जिसके कारण से
अन्न में जो मधुरता होती है, टेस्ट आता है, और जो पौष्टिकता होती है, जो मानसिक आध्यात्मिक शरीर को भी पुष्ट करता है और शारीरिक शरीर जो भौतिक शरीर को भी पुष्ट करता है, जो वो देसी खाद से आता है। जैसे अभी ये एक संत हैं, वो धरती बचाओ का अभियान चला रहे हैं, इसी तरह का ये है कि अभी ये धरती माता है, इससे हमको अन्न को, जो वास्तविक अन्न, जिस तरह का अन्न हम खा रहे हैं, उससे हमारी मानसिकता बिगड़ती चली जा रही है। जिस तरह का भोजन कर रहे हैं और जिस तरह की शिक्षा, संस्कारहीन शिक्षा हम ले रहे हैं, तो हमें संस्कार के साथ में शिक्षा श्रेष्ठ होनी चाहिए, जिससे श्रेष्ठ संस्कार होंगे तो हमारे निश्चित रूप से हमारा मन ठीक रहेगा, और मन ठीक रहेगा तो मनोमालिन्य नहीं होने के कारण से सौहार्द सारे सबको एक रूप में बांधने की स्थिति में आएगा। बिल्कुल। अनिता गौतम जी, कैसे ये जो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदला जा सकता है? सबसे बड़ी बात, जो हमारे धर्म लीडर्स हैं या फिर जो भी हमारे समाज के लीडर्स हैं, उन लोगों को आगे आना होगा, अपने समाज के अंदर ये बात करनी होगी कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। हम लोग एक धर्म है, कहीं अलग नहीं है, हमें सिर्फ मानव के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा, अपने परिवार में अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि हम सब एक हैं, उनको अलग अलग या इस तरीके के किसी भी पर्टिकुलर धर्म के बारे में नेगेटिव बातें ना करें। दूसरा, एक बहुत बड़ा कारण हमारे समाज में हिंसा का है कि नशा जितना तेजी से समाज में बढ़ रहा है, समाज के अंदर हिंसक घटनाएं उतनी ही बढ़ रही है। कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। सुधांशु जी, देखिए श्वेता, सुधार की जरूरत है, लेकिन सुधार पर ना तो बात होती है, ना चर्चा, लेकिन हो क्या इसमें करना? देखिए, सबका अपना अपना मत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हर आदमी को सबसे पहले अपनी गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि क्या जो उसकी जिम्मेदारियां हैं वो उनको पूरा कर रहा है या दूसरों पर निर्भर कर रहा है। एक माँ बाप क्यों टीचर के ऊपर निर्भर रहे कि वो टीचर मेरे बच्चे को सुधारेगा? क्यों नहीं माँ बाप अपने बच्चे के ऊपर जो है वो अंकुश लगाते हैं? मान लीजिए 3 साल ऐसा निकला कि जैसे शिशिर जी ने कहा कि मोबाइल जरूरी था, लेकिन वो बच्चे ने जब क्लास कर ली उसके बाद रात को 2 बजे तक वो मोबाइल पे क्या देख रहा है? क्या किसी माँ बाप ने इस चीज की जहमत उठाई? बिल्कुल। वो तो इस चीज में खुश है कि हमारा बच्चा एक लेटेस्ट गैजेट यूज कर रहा है और उसके ऊपर पढ़ रहा है। लेकिन जो उसकी मानसिकता बदली, उसकी परिणति क्या है? आप हम 3 साल बाद इस सोसाइटी में देख रहे हैं 15-15, 16-16 साल के लड़के कुल्हाड़ियों से जो है वो एक दूसरे को पर वार कर रहे हैं, मार रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर मैंने जो है आज तक ऐसा कभी नज़ारा नहीं देखा श्वेता। हम भी इसी जयपुर के पले बड़े हैं, हम भी इसी राजस्थान के जो है वो प्रदेश के हैं, लेकिन हमने कभी इस तरह का जो है वो नज़ारा मतलब देखने की बात, मेरे ख्याल से जितेंद्र जी हमारे में सबसे वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तो मेरे को अच्छे से ध्यान है, बहुत छोटे छोटे थे। जयपुर में कोई गलती से एक मर्डर हो जाता था तो अखबार का जो पहला पन्ना था ना, वो उसी खबर से रंगा होता था। आज एक मर्डर की खबर फिलर में जाती है, छोटी सी 3 लाइन की। ये बात मतलब हम इन चीजों को मतलब उसका हैबिचुअल होते जा रहे हैं और हमारी जो संवेदनाएं हैं वो खत्म होती जा रही है। तो आदमी को सबसे पहले अपनी जो जिम्मेदारी उसको पूरी करे और अपनी संवेदनाओं को मरने ही नहीं दे, क्योंकि संवेदनाएं अगर मर गई तो समाज मर जाएगा। तो संवेदनाओं को हमें जो है हमेशा जीवंत रखना चाहिए। बिल्कुल। जगरूप यादव जी, एक फाइनल कमेंट सर। श्वेता जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो समाज में हिंसा का चलन बढ़ रहा है और ये सुधांशु जी ने कहा कि यह बहुत आम फहम हो गया है, इसमें सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि राजनीतिक तंत्र है व्यक्तियों को जो वोट की खातिर एक वस्तु की तरह यूज करता है, और कहीं ना कहीं इसमें कमोबेश रूप से सभी राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति शामिल हैं। मैं अभी हाल ही में आरएसएस प्रमुख के एक बयान को जो उन्होंने कहा उसको उद्धृत करना चाहूँगा कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, खास तौर से उन्होंने मुस्लिम समुदाय को इंगित करके कहा कि ये सभी लोग हमारे लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर अन्य कारणों के अलावा सामाजिक और आर्थिक कारणों से व्यापक स्तर पे कुछ पीरियड्स में धर्मांतरण हुआ। तो और बाकी लोग भी जो यहाँ पर जितने भी लोग मैंने आपको पूर्व में अपने वक्तव्य में गिनाया, वो यहीं आए, यहीं की धारा में विलीन हो गए। उन्होंने अपनी अक्षुण पहचान बनाए रखते हुए भी एक संवेद साझा संस्कृति को माना, और हमारी ये परंपरा है कि हमने वसुधैव कुटुंबकम को माना है। हमने कहा कि ये मेरा है, ये पराया है, ये छोटी बुद्धि वाले लोग देखते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हमारा आदर्श रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे को शिक्षा में भी कहीं ना कहीं हमें ये देखना चाहिए कि रोजगार का भी सृजन करे शिक्षा, और संस्कार का भी निर्माण करे। रोजगार में मैं कह सकता हूं कि ये खाली इतना कि जैसे एकेडमिक स्तर पे कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं करता,
हर व्यक्ति का अगर सर्वांगीण विकास व्यक्तित्व का नहीं करती शिक्षा, तो कहीं ना कहीं वो लोप साइडेड उसका विकास होता है। रोटी और रोजगार के सवाल हल नहीं होंगे तो समाज में अशांति रहेगी। तो आर्थिक नीतियां भी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समाज में व्यापक अंतराल लोगों की आय में और व्यय में नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ राजनीतिक विचारधारा और हमारी पॉलिसी मेकर, हमारा जो गवर्नेंस है, ये सारी बातें हमारे मतदान करने वाला हमारा जो प्रजातंत्र का आधार है, हमारा मतदाता, उसको वोट करते वक्त सोचना चाहिए कि अगर आप बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहां से खाओगे। ये माना कि हवाओं में सनसनी घुली हुई, ये माना कि हर शख्स परेशान सा है, सीने में जलन है, सांसों में तूफान सा है, इनके कारण ढूंढोगे तो कोई भी अगर इनका छिद्रान्वेषण करेगा तो आपको कारण बिल्कुल विजिबल होंगे। और इसके एकाधिक कारण है। उन सब कारणों को संवेद रूप से एड्रेस कौन करता है? जो शासन और प्रशासन। शासन की प्रशासन है वो कठपुतली बन जाता है। आप देख सकते हैं कि वो जिस तरह की एजेंसियां टूल बन जाती हैं, विवेक खो देती हैं। व्यक्ति है, शिक्षा ने मैं समझता हूँ और सब कुछ दिया हो, साक्षर ज्ञान दिया, लेकिन विवेक नहीं दिया। अगर विवेक नहीं दिया तो उसको सच झूठ का फर्क ही नहीं पता पड़ता। इसी तरह से बाजार है और तकनीक है, वो भी व्यक्ति को वस्तु की तरह यूज कर रहे हैं। अगर आप बाजारवाद खास तौर से व्यक्ति को अनुपयोगी चीजें खर्च करवा देता है तो उसके उपयोगी चीजों के लिए तो उसमें कुंठाएं पैदा होती हैं। और कुंठा वो होती है कि आपकी प्रत्याशा क्या है और वास्तविकता क्या है, इसके बीच का अंतराल है, वो हताशा है। तो हर व्यक्ति हताश सा है, हर व्यक्ति में एक तरह का भावनात्मक उद्रेक है। इसमें मैं समझता हूँ धर्मगुरु भी जिम्मेदार हैं, हमारे राजनीतिक विचारधारा भी जिम्मेदार है, हमारे समाज के अग्रणी लोग भी जिम्मेदार है, शासन भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, और मैं समझता हूँ मीडिया भी इसके लिए बहुत अधिक अंशों में जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखिए जितने भी भावनात्मक पक्ष की खबरें होती हैं उनको प्रमुखता से दिया जाता है, और उनके रंग भी हैं। समाचार पत्रों में कई बार मनोविनोद में हम आपस में बात करते हैं, समाचार पत्रों में और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में भी जो खबरें साया होती हैं, प्रकाशित होती हैं, उसमें समाचार कम होते हैं, विचार अधिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वस्तु स्थिति लोगों तक नहीं जाती तो मैं समझता हूँ कि या तो शिक्षा उनका ऐसा व्यक्तित्व का विकास करे कि उनको उचित अनुचित और सत्य असत्य का पता हो, पर ये पता नहीं होता। आभासी चीजें अमूमन और भावनात्मक चीजें वो पहले अपील करती हैं। क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है और सबसे अहम बात है कि अगर जिम्मेदार ये लोग हैं और अपनी जिम्मेदारी को समझ के उसमें सुधार किया जाए तो बहुत हद तक सुधार हो सकता है, जिसकी कोशिश शायद हम, आप और हर किसी को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो बातें बहुत हो जाती है, हम एक दूसरे पर सवाल उठा लेते हैं, लेकिन जब सामाजिक तौर पर बात होती है एक बात जरूर कही जाती है कि जिंदगी 4 दिन की है। तो क्यों ना ये मान लीजिए कि आज ही का दिन हमारे पास जीने का है, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों, मार काट क्यों? कल हो ना हो ये हम कहते हैं, तो इसे मान लीजिए कल हो ना हो, क्यों इतना लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को मारना, और उसके बाद एक कोई मर्डर करता है उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, घर का चिराग मिट जाता है, उस परिवार का क्या होगा कोई कुछ नहीं सोचता है। तो ये जो मानसिकता होती जा रही है इसे बदलने की जरूरत है, और उसके लिए सबसे बेहद अहम अगर कोई बात है वो है कि थोड़ा धैर्य रखिए। बातचीत हो जाती, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कोई बात नहीं, घर में भी होता है, तो घर में आप हथियार तो चलाने लगते नहीं है, तो फिर समाज में जब बाहर निकलते हैं तो फिर इतना गुस्सा क्यों? इसे नियंत्रण करने की जरूरत है, और तब ही कह सकते हैं कि एक हद तक हम सुधार कर सकेंगे। और जिम्मेदारी किसी एक की नहीं बनती है, सिर्फ हम कह दें कि सरकार की है, आमजन की है, बड़े अधिकारी की, ये तो नहीं, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। बस जिम्मेदारी को समझिए, थोड़ा शांत हो जाइए, सब कुछ माहौल ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। चलिए इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।